नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ भारत दर्शन के इस एपिसोड में, जहां हम पढ़ने वाले होंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ऐसे ऐतिहासिक स्मारक जिनका निर्माण किसी न किसी राजा द्वारा किया गया, इतिहास के वो पत्थर जो बताते हैं आपको सदियों की दास्तां। लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा कही गई एक बात जो आप सभी लोगों को याद रखनी चाहिए, वो है द होल वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स दोज हु बेंड बिफोर धर्म, ट्रुथ, एक्सीलेंस एंड गॉड। ये समाज, संसार उसी की रेस्पेक्ट करता है, उसी का सम्मान करता है जो धर्म, सत्यता, एक्सीलेंस और भगवान के सामने झुकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में आपको मैं आने वाले लगभग 20 मिनट में प्रमुख हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मिलेगा इस वाले टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है हमारे सामने, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कौन से भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? विच इंडियन मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन द ईयर 1799? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हवा महल। हवा महल बेसिकली जयपुर में मौजूद है दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि जयपुर में जो मेन मार्केट है उसका, जिसे तीन पोल बाजार कहते हैं, वो बाजार के आसपास वाले इलाकों में रानियों को देखना होता था। रानी को बाजार देखने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था। एक तो ये टिल्टेड है और दूसरी बात ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग बिना नींव की पूरे विश्व की अकेली ऐसी बिल्डिंग है। तो विदाउट फाउंडेशन ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और वैसे भी ये कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, ये जस्ट एक दीवार जैसा है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पार करके जा सकते हो। सो जयपुर में ये जो हवा महल है, ये हवा महल किसको समर्पित है? तो ये भी याद रखिएगा, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे चलते हैं हम, तो पाते हैं कि हवा महल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस और ब्यूटीफुल पैलेस ऑल्सो। ये देखिए उसके नीचे ये बाजार लगा हुआ है। 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मंजिला इमारत है, 87 डिग्री एंगल पर लीन है ये और पिरामिडिकल शेप में है। याद रखिए चूंकि सन 1800 के आसपास बना, तो इसको बने हुए भी लगभग 225 साल हो चुके हैं और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो ये खूबसूरत सा हवा महल। हवा महल इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, और वो वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होने की वजह से इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ ताजमहल के बारे में दोस्तों ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि ताजमहल जिस तकनीक से बनाया गया था, पर्शियन टेक्निक ऑफ मेकिंग टॉम्ब्स, उसको कहा जाता था पेट्रा ड्यूरा। सो याद रखिए कि ये ताजमहल जो है, इस ताजमहल को हम लोग कहते हैं एक तकनीक के द्वारा बना हुआ, जिसको कहा जाता है पेट्रा ड्यूरा। तो ये बात जरूर याद रखिए कि पेट्रा ड्यूरा ये पर्शियन टेक्निक है जिससे मकबरे बनाए जाते थे। भारत में इस तकनीक को मुगलों ने खूब उपयोग किया है, और पहला ऐसा मकबरा जो इस पेट्रा ड्यूरा तकनीक से बनाया गया था उसका नाम था इतमादुद्दौला का मकबरा। तो इतमादुद्दौला बेसिकली नूरजहां के पिता का नाम था, और जहांगीर के समय पर नूरजहां ने ही अपने पिता इतमादुद्दौला के लिए यह मकबरा बनवाया था आगरा में। तो पेट्रा ड्यूरा बेसिकली एक ऐसी तकनीक है जिसमें सफेद रंग के संगमरमर को पहले काटते हैं, फिर दूसरे रंग का संगमरमर उसी शेप में काटकर उसके अंदर चिपका दिया जाता है। तो इसको परचिनकारी बोलते हैं वैसे हिंदी में कहा जाए तो। आगे चलते हैं दोस्तों, ताजमहल तो है ही 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल है ये। आगे चले तो मैसूर पैलेस जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, चारों ऑप्शंस जो हमारे पास इस क्वेश्चन के थे, उन क्वेश्चन के ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सो बेसिकली मैसूर पैलेस, जिसको अंबा विलास पैलेस कहते हैं, ये मैसूर कर्नाटक में है। महाराजा कृष्णराजा वोडेयार चतुर्थ ने इसको बनाया था और हेनरी इरविन ने इसको डिजाइन किया था। तो ब्रिटिश हेनरी इरविन द्वारा डिजाइंड है ये पूरी की पूरी पैलेस की आर्किटेक्चर, और हेनरी इरविन एक बहुत ही ग्रेट डिजाइनर हुआ करता था दोस्तों। आगे चलते हैं तो आगे चलकर हम पाते हैं कि ये खूबसूरत सा महल है, और ये खूबसूरत से महल को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, और ये मैसूर का महाराजा पैलेस है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके जो अगला पॉइंट है वो ये है कि लेह पैलेस, जिसको लाचन पालकर पैलेस
पैलेस कहते हैं, ये रॉयल पैलेस है लद्दाख का, और इसको बनाया था सेंगे नामग्याल ने सन 1600 में। तो तकरीबन 425 साल पुरानी इमारत है ये, और बहुत ही खूबसूरती से हिमालय के ऊपर लद्दाख में खड़ी हुई है। तो बड़ा ही बढ़िया सा पैलेस है दोस्तों, देख करके आपको मजा जरूर आया होगा। ग्वालियर किले की बात करिए तो ग्वालियर का जो किला था, ग्वालियर के किले को बनाया गया था एक राजपूत राजा सूरज सेन द्वारा। और वैसे तो ये कहानी थोड़ा सा पुरानी है कि ग्वालियर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा। तो एक संत थे, जो संत कुष्ठ रोग को ठीक कर देते थे। राजा को प्रॉब्लम थी स्किन के डिसीज की, तो राजा को जब ठीक कर दिया संत ग्वालिपा ने, तो ग्वालिपा के नाम पर शहर का नाम ग्वालियर रख दिया गया। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि जो चंबल क्षेत्र है उसमें प्रमुख शहरों में ग्वालियर की गिनती होती है। हालांकि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में ग्वालियर की गिनती है भी। एक और बात कही जाती है, भारत के प्रमुख मॉन्यूमेंट्स में एक गेटवे ऑफ इंडिया भी है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। आप पाएंगे कि यहां पर भी आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये इंडो सार्सेनिक स्टाइल में बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी, और यह संरचना लगभग 26 मीटर ऊंची है। बेसाल्ट से बनी हुई एक मेहराब है, कुल मिलाकर के चट्टान समझिए, जिस चट्टान का उपयोग करके इसको बनाया गया है। जॉर्ज विटेट ने इसको डिजाइन किया था। तो ये याद रखिए कि जॉर्ज विटेट का डिजाइन है, और 1914 में इसको मंजूरी मिली, और स्मारक 1924 में जाकर के पूरा हुआ। तो 1911 से 1924 तकरीबन 13 साल लगे इस इमारत को बनने में, जिसको हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। अलावा इसके ये जो खूबसूरत सा पैलेस है दोस्तों, इसको अगर आप देखो, इसको बनवाया था महाराणा उदय सिंह ने। और महाराणा उदय सिंह ये द्वितीय कौन से वंश के थे? तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ये सिसोदिया डायनेस्टी के थे, और सिसोदिया डायनेस्टी जहां पे रूल करती थी दोस्तों, वो जगह कहलाती है मेवाड़, राजस्थान। तो मेवाड़ नो डाउट बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है, और मेवाड़ में ये जो पैलेस है, इस पैलेस का नाम है सिटी पैलेस। और ये सिटी पैलेस जिस झील में या झील के किनारे है, इस झील को कहा जाता है पिचोला लेक। तो ये स्टैटिक का फैक्ट बनता है कि उदयपुर के अंदर मौजूद आना सागर लेक, उदय सागर लेक, फतेह सागर लेक, जयसमंद या धेवर लेक, अथवा उसके अलावा पिचोला लेक में से एक महत्वपूर्ण झील पिचोला लेक भी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चले तो आगे चल करके जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, ये 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने निर्मित करवाया था, और ये ईस्टर्न गंग डायनेस्टी यानी पूर्वी गंग राजवंश द्वारा बनाया गया था। सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंदिर रथ के आकार का है? सन टेम्पल कोणार्क, लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली, सूर्य पहर टेम्पल असम, या फिर जगन्नाथ टेम्पल पुरी। तो अगर आप देखोगे कि सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंदिर है जो रथ के आकार का है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सूर्य मंदिर कोणार्क का। याद रखिए, इसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी यानी पूर्वी गंग राजवंश के एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था नरसिंह वर्मन या नरसिंह देव कहा जाता है इनको, नरसिंह देव प्रथम, या इन्हीं को राजसिंह कहा जाता है। माफ कीजिएगा, जो मैंने नरसिंह वर्मन कहा वो नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के राजा थे, जो कि दक्षिण में कांचीपुरम में शासन किया करता था, पल्लव वंश। सो अगेन देखिए, ये खूबसूरत सी बात है दोस्त। और ईस्टर्न गंग डायनेस्टी द्वारा बनाया गया सूर्य देवता का जो मंदिर है सन टेम्पल कोणार्क, ये कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल में है। इसी को बहुत सारी जगहों पर दोस्तों रिफर किया जाता है एज ब्लैक पगोड़ा। तो इसका नाम है ब्लैक पगोड़ा, मतलब ब्लैक पगोड़ा इसको बोलते हैं लोग। पगोड़ा इज अ स्टाइल जिसमें टेम्पल बेसिकली बना हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह मालूम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो उड़ीसा के कुछ टेंपल्स में से एक टेंपल है बड़ा ही खूबसूरत सा, जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर को बनाया था भुवनेश्वर में राजा ययाति केशरी ने और राजा लालतेंदु केशरी। राजा लालतेंदु केशरी और राजा ययाति केशरी ये सोमवंशी राजवंश के हुआ करते थे। तो पूर्वी गंग राजवंश के शासन के पहले सोमवंशियों ने शासन किया है उड़ीसा में। सोमवंशी बेसिकली क्षत्रिय होते हैं जो अपने आप को लुनार डायनेस्टी अथवा चंद्र का वंशज मानते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली आप सूर्य के वंशज और चंद्र के वंशज क्षत्रियों में आप अक्सर देखोगे।
तो क्षत्रियों का जो वंश है वो ऐसे ही बटा हुआ है, ऐसा उनका बिलीफ है कि सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं और अग्निवंशी होते हैं। तो चौहान, प्रतिहार, परमार और सोलंकी ये अपने आप को अग्निवंश में मानते हैं, जबकि सोमवंशी अथवा चंदेल अथवा तोमर जो है वो सारे अपने आप को लुनार डायनेस्टी यानी चंद्रवंश में मानते हैं। बहरहाल आगे बढ़िएगा तो ये देखिए 10वीं शताब्दी में राजा ययाति प्रथम ने, सोमवंशी राजवंश से ये भी थे, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि भुवनेश्वर में मौजूद है दोस्तों, और इसका नाम भी मुक्तेश्वर टेम्पल है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं हम राजरानी टेम्पल, ये भी उड़ीसा के एक फेमस टेम्पल्स में से एक है, और जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो कॉमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, माफ कीजिएगा, वो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहां पर आएगा। किस इस्लामिक वास्तुकला को शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी? तो मैंने आपको बताया है कि जो ताजमहल है उसमें एक पर्शियन स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है, और पर्शियन स्टाइल ऑफ मेकिंग टॉम्स, जिसमें सफेद संगमरमर को काटा जाता है और सफेद संगमरमर को काटकर उसके अंदर दूसरे रंग का संगमरमर भरा जाता है। इसी को कहा जाता है पिट्रा ड्यूरा, या हिंदी में कहें तो इसी को कहते हैं परचिनकारी। आप कभी भी आगरा में ताजमहल के आसपास वाले इलाकों में जाएंगे ना, तो आगरा में ताजमहल के आसपास वाले इलाकों में आपको बेसिकली ताजमहल जो है वहां पे वो परचिनकारी किए हुए कुछ हाथी या फिर कुछ ऐसे ही जिसमें रोटी बेली जाती है वो चौकी वगैरह मिलेगी, लेकिन वो काफ़ी महंगी मिलती है। सो इसलिए है ना, इसलिए हम लोगों को ये समझना है। बहरहाल कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ताजमहल बनवाने की वजह से शाहजहां का सारा खर्च हो गया था, और खर्च होने की वजह से औरंगजेब जो है उसने अपने पिता को कैद करवा दिया था। दोस्तों कोई भी कहानी हो, लेकिन आज से 450 साल पहले या 350 साल पहले या 600 साल पहले क्या हुआ था किसी को नहीं पता। हम किसी के बारे में व्हाट्सएप पे व्यूज देख करके हंस सकते हैं, रो सकते हैं, उसके बारे में कोई अवधारणा बना सकते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि ताजमहल के नाम से भारत को जाना जाता है। ताजमहल दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। तो जो हम लोग बात करते थे हमेशा से कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, उन 7 अजूबों में सबसे फेमस अजूबा अगर कोई है तो वो ताजमहल है। ये बात याद रखेगा। आगे चलते हैं। आगे चल करके, ताज तेरे लिए मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से मोहब्बत ही सही, मेरी जान कहीं और मिला कर मुझसे, यहाँ नहीं मिलूंगा मैं तुझसे। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी जान कहीं और मिलाकर मुझसे। तो ये साहिर लुधियानवी की एक गजल थी। दोस्तों शाहजहां वही शासक है जिसने अपने लिए मयूर सिंहासन बनवाया था। और अगर आप मयूर सिंहासन को बड़े ध्यान से देखो तो मयूर सिंहासन में 3 सीढ़ियां थी चढ़ करके और उसके ऊपर बैठने के लिए, और इसे मयूर सिंहासन इसलिए बोलते थे, तख्ते ताऊस इसलिए बोलते थे कि देखिए इसके ऊपर 2 मयूर थे और ये पूरा रत्न जड़ित सोने का था। तो दिस इज दी इंपॉर्टेंस। चलिए खैर, कुतुब मीनार परिसर में भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक कौन सी है? मोथ की मस्जिद, या कुव्वतुल इस्लाम, या बेगमपुरी, या 2.5 दिन का झोपड़ा? और इसका सही आंसर आपको पता है। इसका सही आंसर है दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब इस्लाम की ताकत, और जो शासक कुतुब उद्दीन ऐबक हुआ करता था वो कुतुब उद्दीन ऐबक ने इसको बनाने का काम शुरू किया था। हालांकि कुतुब उद्दीन ऐबक के बाद इसको पूरा करने में जिस व्यक्ति का श्रेय जाता है उसका नाम है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया, ऐबक ने हाउएवर इसको शुरू करवाया था। बिल्कुल सही है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बीच में ही याद रखिए वो आयरन पिलर है, जिस आयरन पिलर की बात अक्सर इतिहास में होती है, जिसको बनाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। तो आयरन पिलर, और ये आयरन पिलर आप लोगों को याद होगा मेहरौली। तो मेहरौली का आयरन पिलर, क्योंकि जो कुतुब मीनार या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ये जिस जगह पर है दिल्ली में, उसको मेहरौली ही कहते हैं। और जिसके नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई थी वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऐबक और इल्तुतमिश दोनों का गुरु था, और दोनों का गुरु होने के नाते मेहरौली में ही
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार भी है। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि कुतुब मीनार परिसर के पास लौह स्तंभ किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जंग प्रतिरोधी होने के लिए, रेजिस्टेंस टू कोरोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य शैली में किसका मिश्रण देखने को मिलता है? द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ फतेहपुर सीकरी शोज द ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड द्रविडियन, इंडो इस्लामिक एंड जैन, पर्शियन इंडियन एंड इस्लामिक, या राजपूत एंड अफगान। तो अगर आप मेकिंग देखेंगे स्पेशली फतेहपुर सीकरी की, तो इसमें आपको पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक, ये तीनों तरह के मेक का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाजा लगेगा। तो ये कमाल की बात है दोस्तों, जो आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर देखने को मिलती है। ताजमहल के केंद्रीय गुंबद को डिजाइन किसने किया था? द सेंट्रल डोम ऑफ द ताजमहल वॉज डिजाइंड बाई। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, और इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था इसका डिजाइन तैयार। तो ताजमहल का केंद्रीय गुंबद जो है उसके बारे में आप जानते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू वन मोर पार्ट। देखो दोस्तों, जब कैलाश मंदिर बना एलोरा का, तो नागर स्टाइल मंदिर को बनाने की और प्लस द्रविड़ स्टाइल को मिक्स कर दिया गया, और नागर और द्रविड़ आर्किटेक्चर को मिक्स करके एक नया ही आर्किटेक्चर शुरू किया गया जिसे कहा गया वेसर आर्किटेक्चर। यह कमाल की बात है। और वेसर आर्किटेक्चर नागर और द्रविड़ को मिला करके है। तो कैलाश मंदिर को किसके शासनकाल में बनवाया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम कौन से वंश के थे? तो यह भी याद रखेगा, ये राष्ट्रकूट वंश के हुआ करते थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, अथवा राष्ट्रकूट वंश कहा जाता है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी। बहरहाल मजेदार बात यह है दोस्तों कि अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर के आगे की तरफ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये मोनोलिथ टेंपल है। और जब भी मैं बात करता हूं मोनोलिथ टेंपल होने की, तो मोनोलिथ टेंपल का मतलब एक ही चट्टान में निर्मित है ये, और एक ही चट्टान से निर्मित ये जो मोनोलिथ टेंपल है वो कहां मौजूद है? तो याद रखिएगा, छत्रपति संभाजी नगर। तो छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पहले नाम हुआ करता था औरंगाबाद, औरंगजेब के नाम पर था, फिर छत्रपति संभाजी के नाम पर उसको रिन्यू कर दिया गया, यानी कि उसको बदल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फेज हमारे लिए। मैं देखता हूं एक बार क्या मेरे पास उसकी फोटो मौजूद है एलोरा के कैलाश मंदिर की, तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाना चाहूंगा एलोरा का कैलाश मंदिर। बहरहाल दोस्तों, शायद मेरे पास अभी एलोरा के कैलाश मंदिर की वो खूबसूरत फोटो मौजूद नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम लोग उसे भी आगे चल करके देखेंगे और पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि भारत के मॉन्यूमेंट्स को तो हम काफी लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। आता है अगले आने वाला क्वेश्चन, और वो ये है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुख्यतः किस देवता को समर्पित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कौन से देवता को समर्पित हैं वो देखें। तो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों, एक तो ये कहां मौजूद है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एलिफेंटा द्वीप है मुंबई में। तो आप कभी भी मुंबई घूमने जाएंगे, और जिसको मैंने बताया था जॉर्ज विटेट ने 1911 में डिजाइन तैयार किया और 1924 में बन करके वो तैयार हुआ गेटवे ऑफ इंडिया, उसी गेटवे ऑफ इंडिया के बगल से आपको मिलती हैं फेरी। फेरी का मतलब जो है वो मिलती है आपको, फेरी का मतलब होता है बेसिकली कुछ ऐसी मिलती है आपको खूबसूरत सी नाव, जिस नाव में बैठ करके आप एलिफेंटा तक जाते हैं। सो एलिफेंटा जो है बेसिकली वो आपको याद रखना है। मुंबई जो मैंने आपको बताया वो तो आपके लिए क्लियर है ही, और ये भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सांची स्तूप के प्रसिद्ध अशोक स्तंभ के शीर्ष पर क्या स्थापित? तो सांची स्तूप का जो प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष पर क्या स्थापित है, ये क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सिंगल लॉयन है, 4 लॉयन है, बुल है, एलिफेंट है। तो सांची स्तूप के अगर आप अशोक स्तंभ के शीर्ष को देखोगे तो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर आपको वही मिलेगा जो आपको सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द 4, है ना, द 4 लायंस। ग्रेट लिविंग चोल टेंपल,
ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। चाहे आप बात करें बृहदीश्वर टेम्पल की, तंजावुर की, चाहे आप गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल की बात करें, अथवा आप बात करें ऐरावतेश्वर मंदिर की, इन सब के बारे में दोस्तों यदि आप डिटेल्ड डिस्कशन देखना चाहते हो तो आप बस YouTube पर सर्च करिएगा चोला एम्पायर बाय नवदीप सर। आपको इतनी शानदार क्लास मिलेगी तकरीबन 2 घंटे की, जिसमें आप चोल राजाओं को पुराने समय से लेकर नए समय तक सीखोगे और आपको बड़ा मजा आएगा। तो यहां पर देखिए ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में से कौन सा शामिल है, तो मैंने आपको बताया ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है दोस्तों, इसके बारे में बड़ी खूबसूरत सी कहानी है, और जब जीके आपसे डिस्कस करने आता हूं और इस भारत दर्शन सीरीज की विशेषता बात करूं तो बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत दर्शन में मैं आपको क्या क्या बता करके चला जाऊं और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, आपको पता है रंगनाथ स्वामी मंदिर वास्तव में भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को समर्पित रंगनाथ स्वामी टेम्पल जिस जगह पर मौजूद है, वो जगह है दोस्तों एक वाटरफॉल के किनारे पर। और जिस वाटरफॉल के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो वाटरफॉल मौजूद है कावेरी नदी पर। तो कावेरी रिवर पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल, और शिव समुद्रम वाटरफॉल के किनारे पर यह खूबसूरत सा मंदिर मौजूद है जिसका नाम है रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है, यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पर है कर्नाटक में ही, पर कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर वाला इलाका है। और एक कंफ्यूजन जो आप लोगों के मन में हमेशा होता है वो ये है कि रंगनाथ स्वामी टेम्पल का अगर आप डिस्कशन करोगे तो इसके एवज में सामने एक और टेम्पल आएगा जिसको कहते हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल। और यहां पर कंफ्यूजन अक्सर पैदा हो जाता है। रंगनाथ स्वामी टेम्पल और रामनाथ स्वामी टेम्पल बिल्कुल अलग अलग है। रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है यही है रामेश्वरम मंदिर या रामेश्वरम धाम जिसे आप कहते हो, वो रामेश्वरम धाम जहां पर भगवान शिव की स्थापना भगवान राम ने की थी, ऐसा माना जाता है। बाकी रही बात मीनाक्षी टेम्पल की दोस्तों, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है, मीनाक्षी टेम्पल मौजूद है मदुरई में, ये बात आप लोग जानते हैं। और शोर टेम्पल की बात करिए तो शोर टेम्पल को द इंपीरियल पल्लव डायनेस्टी ने बनाया था दोस्तों महाबलीपुरम में। तो जो महाबलीपुरम का इलाका है वो महाबलीपुरम के इलाके में मौजूद है ये खूबसूरत से शोर मंदिर। कैसी लगती है भारत दर्शन सीरीज दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट्स में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही शानदार सीरीज है जो आपके लिए जीके जीएस की हम लेकर के आए हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो एकदम मिलेगा आपको वहीं पर जहां मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आपको टेलीग्राम चैनल शेयर किया था। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। बताइए जरूर कॉमेंट सेक्शन में। जय हिंद।